नमस्कार, मैं हूं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए भाजपा बना रही है रणनीति। सीएम योगी के चहेते ऑफिसर ने बस्ती जनपद की संभाली कमान। यूपी पुलिस अकेले रहने वाले बुजुर्गों का रखेगी ध्यान। शिवपाल यादव ने मैनपुरी सीट से चुनाव को लेकर कही ये बात। घोसी उपचुनाव में सपा की भारी मतों से हुई जीत। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लखनऊ विश्वविद्यालय में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती। लखनऊ विश्वविद्यालय में फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकली है, जहां सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किए गए हैं। जहां प्रोफेसर के लिए 30 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 64 पद और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 51 पद रखे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट lknouniv.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 है। यदि उम्र सीमा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यूपी के सोनभद्र जिले में कोरोना पॉजिटिव मिली महिला। यूपी में एक बार फिर से लोगों के बीच कोरोना को लेकर डर का माहौल बनने लगा है। दरअसल यूपी के सोनभद्र जिले में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद से उसके परिवार और अन्य जो भी लोग हैं उस महिला के संपर्क में आए हैं उनकी जाँच की जा रही है। बता दें कि पूरे 2.5 महीने बाद ही सोनभद्र जिले में कोरोना का मामला सामने आया है। फिलहाल महिला को क्वारंटीन किया गया है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए भाजपा बना रही है रणनीति। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लग चुके हैं। किस तरह से मतदाताओं को अपनी तरफ लिया जाए, इसकी पूरी योजना बनाई जा रही। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भी लगी हुई है, जहां पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ प्रधान सभासद और पार्षद को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही, ताकि चुनाव में वे अपनी भूमिका को समझ सके। जिसके लिए आगरा में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगाए जाने की तैयारी है, जहां पार्षदों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जाएगा। मालूम हो कि पार्षद, सभासद और प्रधान का जुड़ाव जनता से सीधे तौर पर होता है। उनकी पहुंच हर घर तक होती है। इसलिए भाजपा इन्हें प्रशिक्षित कर रही, ताकि ये इन्हें मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिना देश और प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की कोशिशों को बता सके। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व ईवी दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1850 में भारतीय उपन्यासकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1904 में भारतीय हॉकी खिलाड़ी फिरजे खान का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1905 में ब्रह्मरीश हुसैन शाह का जन्म हुआ था, जो कि पेशे से कवि थे। आज के ही दिन वर्ष 1974 में भारतीय सैनिक और कप्तान विक्रम बात्रा का जन्म हुआ था। सीएम योगी के इस चहेते ऑफिसर ने बस्ती जनपद की संभाली कमान। बस्ती जनपद का कमान अब तेज तर्रार और ईमानदार ऑफिसर आईएएस आंद्रा वामसी द्वारा संभाल ली गई है। बस्ती का कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गौशाला का निरीक्षण किया। बता दें कि अपनी ईमानदारी और साफ छवि के कारण अपनी पहचान बनाने वाले आंद्रा वामसी अब किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें ऑन द स्पॉट फैसले लेने वाले ऑफिसर के रूप में जानते हैं, जिस वजह से सीएम योगी के पसंदीदा ऑफिसरों में से एक है। बता दें कि बस्ती जनपद का कार्यभार संभालने से पहले आंद्रा वामसी लखनऊ में कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे। G20 में आने वाले मेहमानों को उपहार में दी जाने वाली कलाकृतियां महोबा में हो रही तैयार। आज से दिल्ली में G20 शुरू होने वाले हैं, जहां राजधानी दिल्ली में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। इस दौरान उनके सम्मान में उन्हें यूपी के महोबा में कुलपहाड़ के मेटल आर्टिस्ट मनमोहन सोनी द्वारा बनाए गए पीतल के पुष्प कमल भेंट किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल मेहमानों के लिए बनाए गए इस उपहार को दिल्ली भेजा जा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प कला में से महोबा को बड़ी पहचान मिली है। G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों के लिए यहाँ पर जो उपहार बनाए जा रहे हैं, इसे बनाने में कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हस्तशिल्प कला के कारण प्रसिद्ध हुआ महोबा पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित कर रहा है, जिससे इन कलाकृतियों को उकेरने वाले कारीगर की अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत गोवंशों को ले सकते हैं गोद। अब उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पंचायत के गौशालाओं में पल रहे गोवंशों को गोद लिया जा सकता है। गोद लेने वाले शख्स पर उन गोवंशों को घर ले जाने की किसी तरह की बाध्यता नहीं बनाई जाएगी। बस उन्हें हर महीने उन्हें गोद लिए गए गोवंशों के लिए खान पान आदि के लिए निर्धारित राशि देने की जरूरत होगी। इसकी शुरुआत प्रयागराज के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात द्वारा की गई है। इस योजना की शुरुआत उन्होंने मध्य प्रदेश के तर्ज पर किया, जहां उन्होंने गौशालाओं के लिए गौ ग्रास सेवा शुरू करने के आदेश दिए हैं।
इस योजना के तहत आपने जिन गोवंशों को गोद लिए हैं उसके लिए आपको मासिक या वार्षिक शुल्क देने होंगे, जिसके लिए आपको सदस्यता ग्रहण करने की जरूरत होगी। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इस सावन चढ़ावे का टूटा रिकॉर्ड। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण करने केवल देश ही नहीं विदेशों से भी कई श्रद्धालु आते हैं। अब कॉरिडोर धार्मिक पर्यटन के रूप में एक नए प्रतिमान बनाकर उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे रहा, क्योंकि वह पूरे देश में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक बन चुका है। शायद यही वजह है कि इस बार के सावन महीने में यहाँ चढ़ाए गए चढ़ावे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यदि बीते साल और इस साल को देखें तो इस बार भक्तों द्वारा 5 गुना अधिक चढ़ावा चढ़ाया गया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि वर्ष 2023 के सावन माह में कुल 16.89 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है, जबकि 2022 के सावन महीने में 3,40,71,000 और 65 रुपए का चढ़ावा आया था। यूपी पुलिस अकेले रहने वाले बुजुर्गों का रखेगी ध्यान। कई बार कई कारणों से बुजुर्ग लोगों को अकेले रहना पड़ता है, जिस वजह से उनके स्वास्थ्य, खान पान से लेकर उनकी सुरक्षा आदि कई तरह की चीजों को लेकर उन्हें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसे बुजुर्गों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन बुजुर्गों का ध्यान कमिश्नरेट में पुलिस रखेगी। दरअसल सिपाहियों को थाना स्तर पर बुजुर्गों से संपर्क करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किन क्षेत्रों में कितने बुजुर्ग हैं इसका डेटा जुटाकर लिस्ट नगर निगम से ले ली गई है। आगरा में देखा गया है कि कई बुजुर्ग अकेले हैं और उनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। इससे पहले आगरा में बुजुर्गों के साथ कई तरह के वारदात भी हो चुके हैं, जिससे बुजुर्ग भी भयभीत ना हो और खुद को अकेला ना समझे। इसके लिए पुलिस अब उनकी मदद करेगी, जिसके तहत उनके परिवार से संपर्क किया जा रहा और परिवार के एक सदस्य का नंबर लिया जा रहा, ताकि रिकॉर्ड पास में रहे और किसी भी तरह की परेशानी होने पर वे उनसे संपर्क कर सके। आगे जाकर इन बुजुर्गों को 112 से भी जोड़ने की योजना बनाई जा रही, जिससे उन्हें सही ढंग से रिस्पॉन्स मिल सके। डीसीपी सिटी द्वारा बताया गया है कि शहर के सभी थानों में बीट के सिपाहियों से प्रतिदिन की रिपोर्ट भी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम जानेंगे श्यामलाल गुप्त के बारे में। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, कवि और समाज सेवी होने के साथ साथ अध्यापक भी थे। इन्होंने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे उत्प्रेरक झंडा गीत की रचना की थी। इनका जन्म 9 सितंबर वर्ष 1893 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। इनके सराहनीय कार्य और साहस को देखते हुए वर्ष 1969 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इनके सम्मान और स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी हुआ। 10 अगस्त वर्ष 1977 में 80 वर्ष की आयु में श्यामलाल गुप्त हमें अलविदा कह गए। 10वीं और 12वीं में परीक्षा केंद्रों की दूरी के बदले नियम। परीक्षा केंद्रों की दूरी का नियम यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बदला जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार 12 किलोमीटर दूरी तक के स्कूल केंद्र 2024 की बोर्ड परीक्षा में बालक परीक्षार्थियों के लिए बनाए जाएंगे, जिससे पिछले साल यही दूरी 10 किलोमीटर की थी, जिसे बढ़ाकर 12 किलोमीटर किया गया है। वहीं जो बालिकाएं परीक्षार्थी होंगी उनके लिए यह दूरी 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर कर दी गई है। मालूम हो कि बीते वर्ष 5 किलोमीटर दूर तक के स्कूलों को केंद्र बनाने का नियम था। वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति और विद्यालय न होने पर 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को करीब के स्कूल या अधिकतम 15 किलोमीटर परिधि के अंदर परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। 28 नवंबर तक परीक्षा के केंद्रों का निर्धारण पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या क्रूज को मिली हरी झंडी। अब सरयू के रोमांचक नजारे का लोग ले सकेंगे आनंद। बीते ही दिनों पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह द्वारा काशी में शुरू हुई क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। अब यह क्रूज जल्द ही मथुरा और प्रयागराज पहुंचेगी। मालूम हो कि पर्यटन के मामले में उत्तर प्रदेश बड़ी ही तेजी से उभरता जा रहा है, जिसे देखते हुए लोगों को कई तरह की सुविधाएं देने के साथ ही कई तरह के पर्यटन स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं। काशी में क्रूज का संचालन पर्यटन विभाग ने सब्सिडी देकर शुरू कराया है। गंगा में इस क्रूज को अलकनंदा क्रूज लाइन्स द्वारा उतारा गया। वर्तमान में 4 क्रूज संचालित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के काशी के बाद क्रूज सेवा की शुरुआत अयोध्या में की गई है, जहां से लोग सरयू से रोमांचक दृश्य का आनंद ले सकेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 को लेकर शोएब अख्तर ने कही ये बात। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले मुकाबले का फैंस बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि गुजरात के अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को यह महामुकाबला देखने को मिलेगा। अब इसी मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान कहा है कि पाकिस्तान भारत में बिल्कुल अकेला पड़ने वाला है। उन पर कोई दबाव नहीं होगा। घरेलू मैदान पर अपनी ही भीड़ के सामने खेलते हुए सारा दबाव भारत पर होगा। हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि नंबर 1 वनडे टीम पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी उठाने और गंभीर आर्थिक स्थिति के बीच देश को खुश होने के साथ ही देश को खुश होने के लिए कुछ देने के लिए मंच बिल्कुल तैयार है। आईसीसी आयोजनों में भारत का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, क्योंकि एमएस धोनी के नेतृत्व में 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद से उन्होंने अभी तक कोई विश्व खिताब नहीं जीता है।
उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। लखनऊ के प्रोफेसर ने बनाई कमाल की तकनीक। अब ग्रामीणों को स्वास्थ्य इलाज में नहीं होगी परेशानी। अक्सर गांव के लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा के लिए शहर की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन अब इन ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य और उसके जांच और उसके इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वे अपने निकट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों से ही डॉक्टरों की सलाह लेकर अपने हेल्थ से जुड़ी हर पल की अपडेट के साथ सभी तरह की जाँच भी करवा पाएंगे। लखनऊ के प्रोफेसरों ने यह संभव करके दिखाया है। दरअसल इन प्रोफेसरों द्वारा एक मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है, जिसका नाम है इंटेलिजेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है। बता दें कि यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके जरिए स्वास्थ्य रिपोर्ट, दवाओं और चिकित्सा परामर्श में तेजी आएगी। इसकी मदद से डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरीज दूर से भी संपर्क कर सकेंगे। इसकी मदद से दूर दराज के निवासियों को डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लेने, उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट देखने, बुनियादी स्वास्थ्य जाँच पूरी करने, उनके सुझाए गए लैब परीक्षणों को बुक करने और घर से इन हाउस डॉक्टरों से बात करने में मदद करेगा। यूपी के इन जनपदों में शत्रु की संपत्तियों को सरकार बेचने की कर रही तैयारी। देश भर में शत्रुओं की संपत्तियों को बेचने की तैयारी चल रही, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाएगी। यदि राज्य में शत्रु की संपत्तियों को बेचा जाता है तो सरकार को इससे बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि यूपी के अमरोहा, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में 31 संपत्तियों को बेचे जाने की उम्मीद है। बता दें कि शत्रु संपत्ति वैसी संपत्तियां हैं जिन्हें पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोग छोड़कर जा चुके हैं। होम मिनिस्ट्री के तहत इन संपत्तियों की निगरानी और बिक्री का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम जानेंगे श्री हनुमान मंदिर देवरिया के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में राघव नगर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को लोग मनोकामना पूर्ति मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर सच्चे मन से मन्नत मांगने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यहाँ आपको हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो काफी सुंदर है। सप्ताह में हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर के बाहर आपको कई प्रसाद की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। शिवपाल यादव ने मैनपुरी सीट से चुनाव को लेकर कही ये बात। पूर्व विधायक नेताओं के साथ शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी सपा पार्टी कार्यालय पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शिवपाल यादव ने अपने एक बयान में कहा कि मैनपुरी सीट पर कोई फेरबदल नहीं होगा, डिम्पल यादव ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं उनके खुद के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इसका फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। इंडिया गठबंधन से घबराई भाजपा अब इंडिया भारत की बहस में लोगों को उलझाना चाहती है। चुनाव आते ही भाजपा देश को भ्रमित करती है। चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए हैं उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। महंगाई करके पहले जनता को खूब लुटवाया और अब सिलेंडर सस्ता करके उन जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। वाराणसी गोरखपुर फोरलेन से बलिया छपरा को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड परियोजना में आएगी रफ्तार। वाराणसी गोरखपुर फोरलेन से बलिया छपरा को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड परियोजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे अब रफ्तार मिलनी शुरू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इसे 4 फेज में पूरा किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले 42.5 किलोमीटर का काम जनपद में ही होगा। रवि इंफ्रा राजस्थान को पहला और दूसरा फेज और एनकेसी राजस्थान को तीसरे फेज का काम मिला है। मेमर्स BCPL PRL को चौथे फेज का टेंडर दिया गया है। उम्मीद है कि 2 सालों में इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया जाएगा। वाराणसी में PPP मॉडल पर औद्योगिक पार्क विकसित करने को लेकर उद्यमी नहीं आ रहे आगे। न्यूनतम 10 एकड़ परिक्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर औद्योगिक पार्क विकसित करने को लेकर अब तक किसी प्रकार का उत्साह नहीं देखा जा रहा, क्योंकि औद्योगिक पार्क निर्माण के लिए फिलहाल वाराणसी में कोई भी उद्यमी आगे नहीं आए हैं। वाराणसी मंडल में अब गाजीपुर और चंदौली से उद्योग विभाग उम्मीद लगाए बैठा है। बता दें कि 10 एकड़ जमीन चंदौली में औद्योगिक पार्क के लिए खरीदी जा चुकी है। वहीं उद्यमी 50 एकड़ जमीन की तलाश में लगे हैं। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे आपके स्मार्ट वॉच की जल्द खत्म हो जाती है बैटरी तो क्या करें। आजकल युवाओं के बीच स्मार्ट वॉच काफी ट्रेंड में है। इस घड़ी की बैटरी भी काफी दमदार मानी जाती है। यदि इसे फुल चार्ज कर लिया जाए तो कई दिनों तक इसे चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी अच्छी बैटरी की लाइफ होने के बावजूद भी कई लोगों के स्मार्ट वॉच की बैटरी जल्दी ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है आपके स्मार्ट वॉच पर हर समय बेवजह आने वाला नोटिफिकेशन। यदि आपके फोन पर बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके नोटिफिकेशन की आपको कुछ खास जरूरत नहीं है तो बेहतर है कि आप इसे बंद रखें। जैसे आप सोशल मीडिया पर या किसी गेम आदि के नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ भी अधिक होगी।
गोरखपुर मंदिर परिसर में मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम के तहत सीएम योगी ने कही ये बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर में मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम के तहत कहा है कि 2047 में जब देश आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में भारत को समर्थ, सशक्त और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखने की इच्छा होगी। हर भारतीय देश को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखने की इच्छा रखता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा महानगर इकाई के अध्यक्ष राजेश गुप्ता को गोरखनाथ मंदिर परिसर की मिट्टी अमृत कलश में भरकर सौंपी। विधवाओं के लिए यूपी सरकार की यह कल्याणकारी योजना। यूपी सरकार राज्य में गरीब लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक है विधवा पेंशन योजना। इस योजना के तहत विधवाओं को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं ताकि उनकी आर्थिक मदद की जा सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इस योजना के तहत 18 साल की विधवाएं भी आती हैं। इस योजना की अगर पात्रता की बात करें तो आवेदक को यूपी का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार की आय 2 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। साथ ही बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य योजना का लाभ ना उठा रहा हो। वहीं आवेदक को दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल्स लगेंगे। काम की बात में आज हम जानेंगे कैसे गैस सिलेंडर का चेक करें एक्सपायरी डेट। अक्सर हम अपने घर पर रखे गैस सिलेंडर में देखते हैं कि इस पर A20, B22 जैसे कोड लिखे रहते हैं। लिखे गए इस कोड से ही गैस सिलेंडर के कोड का पता लगाया जाता है। आपको आपके गैस सिलेंडर पर ABCD लिखा नजर आएगा और इसके आगे कोई भी 2 डिजिट नंबर होते हैं। ये जो सिलेंडर पर ABCD लिखे होते हैं ये महीने को दर्शाते हैं। यदि सिलेंडर पर A लिखा है तो उसका मतलब है कि यह शुरुआती 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च का है। यदि B लिखा है तो उसका मतलब है कि यह उसके अगले 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून का है। यदि C लिखा है तो यह जुलाई, अगस्त और सितंबर का है। वहीं D लिखा है तो समझ लीजिए कि इस सिलेंडर को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक प्रयोग में लाया जा सकता है। वहीं इसके आगे लिखे नंबर साल को दर्शाते हैं। यदि सिलेंडर पर D23 लिखा है तो उसका मतलब है कि यह सिलेंडर इसी वर्ष का है जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक चलेगा, यानी यह सिलेंडर एक्सपायर्ड नहीं है। घोसी उपचुनाव में सपा की भारी मतों से हुई जीत। बीते दिन 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई, जिसमें बीजेपी का कमल 3 विधानसभा सीटों पर खिला, जबकि बाकी के 4 सीटों पर शेष विपक्षी पार्टियों का दबदबा देखने को मिला। कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली तो कई सीटों पर पार्टियों को एक तरफा जीत मिला है। इधर त्रिपुरा के बोक्सानगर और धनपुर विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को जीत मिली है, तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। इसके बाद की बाकी सीटों पर शेष विपक्ष का कब्जा रहा, जिसमें पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी जीतने में सफल रही, तो वहीं उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर जो कि एनडीए और इंडिया के बीच में चुनाव लड़ा गया था, इसमें सपा को जीत मिली है। जबकि झारखंड की डुमरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली। वहीं केरल की पुत्तुपुल्ली सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। इन 6 राज्यों के 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, तो वहीं 4 सीटों पर शेष भारत को जीत मिली है। उपचुनाव से पहले इन सीटों को लेकर यह कहा जा रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट होगा। ऐसे में अब देखना है कि इस उपचुनाव का लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, PCS, पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है S20 सम्मेलन, ऑप्शन बी है G20 सम्मेलन, ऑप्शन सी है Y20 सम्मेलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है S20 सम्मेलन। हाल ही में मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका सही उत्तर है मुंबई। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है राजेश मल्होत्रा, ऑप्शन बी है मनीष देसाई, ऑप्शन सी है दीपक संधू, ऑप्शन डी है डॉक्टर शकुंतला महावाल। इसका सही उत्तर है मनीष देसाई। उत्तर प्रदेश राज्य का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए है कृषि उपस्कार उद्योग, ऑप्शन बी है हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी है चूड़ी उद्योग, ऑप्शन डी है बीड़ी उद्योग। इसका सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण किस चीज से बने मिले हैं? ऑप्शन ए है क्वार्टजाइट पत्थरों से, ऑप्शन बी है तांबे से, ऑप्शन सी है लोहे से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्वार्टजाइट पत्थरों से। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और साथ ही अगर आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।